स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं कोई कुंडली का एनालिसिस नहीं कर रहा। आज के वीडियो में आपसे इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी उपाय जो आप YouTube पे और कहीं किसी किताब पे देखकर जनरल वे में लगाने की कोशिश करते हो वो गलत होता है। जिस तरीके से मेडिकल साइंस में कोई भी दवाई खा के आप अपना इलाज करने की बात सोचते हो वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करती है, वैसे ही कोई भी जनरल उपाय जब आप यूज करते हो तो वो जरूरी नहीं कि आपके ऊपर लागू हो, वो उल्टा आपको नुकसान कर सकता है। ये एक जातिका थी, ये है तो भारतीय लेकिन इनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है और इनकी बहुत सारी पीढ़ियां, तकरीबन 6 पीढ़ियां इनकी साउथ अफ्रीका में ही रही हैं। इन्होंने भी फेसबुक में एक सवाल दिया था कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है और मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। जिस इंसान ने भी देखा उसने कहा कि जातिका की कुंडली है, गुरु जो है वो शादी के लिए कारक ग्रह माना जाएगा, क्योंकि गुरु को जातिका की कुंडली के अंदर हम हमेशा वर यानी कि हस्बैंड का कारक मानते हैं। इसीलिए जिस इंसान ने देखा उसने बस पुखराज की सलाह दे दी, जो पुखराज नहीं पहना पाया उन्होंने गुरु की पूजा भी करा दी। अब इन जातिका की उम्र तकरीबन 32 साल के होने को आ गई है और उपाय करते करते 5-6 साल बीत चुके हैं, रिजल्ट किसी को समझ ही नहीं आता। इसीलिए मैं इस कुंडली को सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूं आपको कि हमें कोई भी उपाय आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, और यहाँ पे गुरु का उपाय जिसको लोग उपाय समझ के दे रहे हैं वही एक्चुअल में प्रॉब्लम का जड़ बनता जा रहा है। ये जो कुंडली थी, ये कुंडली 10 नंबर से शुरू होती थी। इस 10 नंबर के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो शनिदेव तो चले गए 12वें भाव में। यहाँ तो बात हो गई कि इंसान अपनी जगह पे जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहां पे अगर रहता है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन आएगी, और क्योंकि शनि जो है पहले भाव के स्वामी है तो इंसान की अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तकरीबन 33 से 36 साल का समय ले लेंगे। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब हम इसके मिड पॉइंट पे जाते थे लग्नेश को देखने तो वो सूर्य बनते थे, वो भी 9वें भाव में बैठे थे, वो भी अच्छे थे, और इसलिए जातिका जो है वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड है। उनके पास अपना करेज है, अपना एनजीओ चलाने की ताकत रखती है और काम भी बहुत अच्छा करती है। तो ये तो सबकॉन्शियस माइंड दिखा रहा था। जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो थी ये मैरिज वाली साइड पे। अब इस कुंडली को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चंद्रमा अपनी राशि में बैठा है, जो इस बात को दर्शाता है कि 7th हाउस का कंसर्न यानी कि मैरिज का कंसर्न जो है वो जब भी आएगा वो ठीक ठाक रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वहां का स्वामी है वो अपने घर में ही बैठा हुआ है। दूसरी बात ये थी कि इसके अंदर केतु के साथ इसका कनेक्शन था। ठीक है, केतु के साथ कनेक्शन होने के कारण थोड़ी सी जो चीजें वो कम हो जाएंगी, या हम ये कहेंगे कि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, इसलिए हम अपने इमोशंस को ज्यादा खुल के किसी के सामने कह नहीं पाएंगे। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, और इसीलिए मैं कहता हूँ जब कभी भी चंद्रमा केतु का कनेक्शन होता है तो इंसान को सिजोफ्रेनिया होने का एक भय बना रहता है। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर एक इंसान अपने आप को ऐसा महसूस करता है वो किसी से बात कर रहा है, यानी कि एक ही इंसान के 2 रूप बनने वाली संभावना ऐसी कंडीशन में बन जाती है। तो यहाँ पे इस बात का पहला खतरा था। हमने पहले इसको खोजने की कोशिश की कि जाति का साथ ऐसा कुछ तो नहीं है, तो हमने पाया कि जो चंद्रमा है वो 18 डिग्री पे था और केतु जो है वो तकरीबन 29 डिग्री पर है। इसलिए हम इस बात पे तो इंश्योर हो गए कि जातिका के साथ किसी भी तरह का मानसिक तौर पे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हम मैरिज देख रहे हैं तो मैरिज में 2-3 फैक्टर्स आते हैं। सामने वाले की हेल्थ तो कोई कारण नहीं बन रही जो कि उसकी शादी को रोक रही हो, तो यहाँ पे वो कारण नहीं बनता। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस कुंडली को देख के बोल दिया कि बस केतु के साथ चंद्रमा है तो शादी नहीं होगी। वो जातिका और परेशान कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। मैंने कहा ये भी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु का कनेक्शन है, इसका मतलब है कार्मिक डेप्ट है। कार्मिक डेप्ट है तो कार्मिक डेप्ट क्या वो चीज छुड़ा देगा? केतु जहां बैठता है उस चीज को पहले देता है, छुड़ाने की बात तो उसके बाद में करता है। राहु इज ए सेपरेटिस्ट प्लेनेट। राहु की एस्पेक्ट चीजों से छुड़ाती है, केतु की एस्पेक्ट भी छुड़ाती है, लेकिन केतु जहां बैठता है पहले वहां की कोई चीज देगा, उसको देने के बाद खत्म करेगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये तो तय है कि मैरिज होगी, 100% होगी। अब सवाल ये था कि हर इंसान ने इनको गुरु का उपाय दिया ये सोच के कि गुरु जो है वह मदद करेगा, कारक है तो शादी में, लेकिन उसने उल्टा किया। ऐसा क्यों हुआ?
वो इसलिए हुआ क्योंकि जब हम 7th हाउस में जाएंगे, 7th हाउस को स्टडी करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 3 डिग्री कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि। इसमें नक्षत्र जो आया वो नक्षत्र आया गुरुदेव का, जुपिटर का, पुनर्वसु नक्षत्र। अब जुपिटर जो कि इस हाउस के लिए इसकी आत्मा है, मिड पॉइंट लॉर्ड है, वो इससे 12th होके बैठे हुए। अगर इसको मैं पहला भाव बना के समझाऊं तो देखिए क्या सिचुएशन बनती है कि जो इस हाउस का मिड पॉइंट है वो अपने से 12th चला गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जो मैरिज है उसका लॉर्ड, उसका मिड पॉइंट, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं मैरिज को होने से रोक रही है। और साथ ही साथ लोग क्या कर रहे हैं, उपाय दिए जा रहे हैं इसी गुरु का। अगर आप इस गुरु का उपाय कर दोगे, पुखराज पहना दोगे, इसकी पूजा पाठ कराओगे, इसको और बल दोगे, तो जो ग्रह चीज को होने से रोक रहा है आप उसी को बल दिए जा रहे हो और इसके कारण उनका कोई भी काम बन ही नहीं पा रहा। ऐसी कंडीशन आई है इस कुंडली के अंदर, तो मुझे क्या कहना चाहिए? जातिका चाहती है कि वो शादी करे, ऐसा तो कोई इंडिकेशन ही नहीं आ रहा इस कुंडली में जिसमें कि जातिका का सबकॉन्शियस उसको रोक रहा हो कि नहीं, केतु बैठा है, मैं तो सन्यासी बन जाऊं, मुझे शादी नहीं करनी। वो तो कह रही है मुझे शादी करनी। अब यहाँ पे उपाय क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात तो ये कि गुरु को देख के आंख बंद करके बस इसलिए क्योंकि वो कारक है उसका उपाय करना गलत है। कुंडली के अंदर बारीकी से समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही थी। इस कुंडली के अंदर जब हम इनका काल चक्र बना रहे थे तो इनके काल चक्र में देखिए ये राहु जो आ रहा है, ये राहु कहीं ना कहीं कर्स ऑफ गॉड के पोजीशन पे बैठा है। राहु बेसिकली खुद में एक राक्षस माना जाता है, एक असुर माना जाता है। वो अगर इस दिशा में बैठा है तो मैं नहीं मानता कि वो यहाँ पे इतना परेशान करेगा। हाँ, अचानक से कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी, ये बात जरूर है, लेकिन क्योंकि ये असुर नृत्य जो है ये असुर साइड है और राहु भी एक असुर है, तो वो उस काम को रोकेगा तो नहीं, ये श्योरिटी थी। यहाँ पे ये राहु परेशान कर रहा है और राहु परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि जो इनका गुरु आया है वो गुरु असल में आद्रा नक्षत्र में बैठा है जिसका स्वामी खुद राहु होता है। इस कारण से इस कुंडली के अंदर गुरु के उपाय पे जाने के बजाय जरूरी है इस राहु का उपाय करें। क्यों? क्योंकि इस शादी की आत्मा जिस नक्षत्र से कनेक्ट है वो राहु के पास है और अभी अगले ही कुछ साल में 1 या 2 साल के अंदर इनकी शादी होने के बहुत प्रबल योग बन जाएंगे। और आज ही इस चीज को हम इनको पकड़ के दे पाए कि आपका जो राहु है आपको उसके उपाय करने हैं, ना कि आपके गुरु के उपाय। तो मुझे यकीन है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे। हर जगह आप पढ़ते हो कि लड़की की शादी नहीं हो रही, उसको आप पुखराज पहना दो, गुरु के उपाय करा दो, केले के पौधे में पानी डलवा दो, लेकिन इस स्पेसिफिक केस को आप समझ के देख लीजिए। यहाँ पे आप जितना जुपिटर का उपाय करेंगे, जितना शादी के बाद आप पुखराज जैसे रत्नों को पहना के कोशिश करेंगे चीजों को सुधारने की, उतना ज्यादा खराब होता जाएगा। कारण इस पर्टिकुलर 10th हाउस से बनी हुई कुंडली के लिए गुरु एक तो 12वें घर का स्वामी है और दूसरी उसकी जो राशि आती है 12 नंबर, वो पराक्रम भाव में आती है। ऐसी कंडीशन में आपने अगर इस गुरु के प्रभाव को बढ़ा भी दिया तो यह फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ाया करेगा और करेज को बेवजह बढ़ाया करेगा। गुरु यहाँ पे आपको लगता है कि शादी करा सकता है इसलिए आपने उसके रत्न को पहना दिया, ये गलत होगा। जहां पे गुरु जितना बलवान होगा वो कहीं ना कहीं शादी को होने और शादी के होने के बाद उसको तोड़ने के प्रयास करेगा। यहाँ पे परेशानी इस राहु के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उपाय यहाँ पे इस राहु का करना पड़ेगा, इस राहु को रोकना पड़ेगा। ये कार्मिक डेप्ट दिख रहा है केतु के कारण, तो कहीं ना कहीं इसको राहु रोक रहा है। जहां उपाय राहु का करना था, हर इंसान गुरु का उपाय दिया जा रहा था और आज तक वो परेशान थी। तो मुझे अब लगता है कि आप लोग भी YouTube को खोल के, क्योंकि आप परेशान हो, आपको लगता है बस कहीं से भी इलाज मिल जाए, आप इलाज पकड़ लेते हो, लेकिन ध्यान रखो कोई भी इलाज मेडिसिन के उस तरीके हैं जैसे कि कोई बीमारी स्पेसिफिक है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई चाहिए। जनरल मेडिसिन करोगे, भले आपको तुरंत में कुछ राहत दिखती हो, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बड़ा कष्ट आप बना दोगे आंख बंद करके अगर आप उपाय करोगे। और आंख बंद करके जो किताबों को पढ़ के उपाय दे दिए जाते हैं वो आपकी जिंदगी को तबाह जरूर करेंगे, संवार पाए तो अलग बात है। क्योंकि छोटे समय के लिए कोई उपाय आपका काम कर दे, आज आपको लगता है कि मेरा दर्द खत्म हो गया, मैंने कोई पेन किलर खा लिया, तो आगे जाके वो चीज आप जब उसको यूज कर रहे हो वो आपको जरूर डिस्ट्रॉय करती है। ये साइंटिफिकली मेडिकल में भी होता है और यही साइंटिफिकली एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। सो आई होप
कि आप कम से कम अपने आप को जागरूक बनाएंगे और आंख बंद करके किसी के भी दिए हुए उपायों को ऐसे ही फॉलो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। आपकी जिंदगी है, आपकी कुंडली है, आपको खोजना पड़ेगा कि परेशानी का है, और स्पेसिफिकली उस परेशानी को पकड़िए, जो परेशानी की जड़ है उसको पकड़िए और उस पर काम कीजिए। हर चीज जो दूसरों के लिए बनी है, आप यूनिक हो, आपके लिए आपकी चीज अलग से सिर्फ आपके लिए बनी है। आप कोई कॉमन नहीं हो, आपकी कुंडली आपके लिए बनी है, आपका जीवन आपके लिए बना है। इसीलिए कोई से भी कॉमन उपाय को अपने ऊपर अपनाने से पहले एक बार अपनी कुंडली को खोल के आप खुद उसको समझिए, उसके बाद ही उस उपाय को करना है कि नहीं करना ये जानिएगा, वरना आपकी जिंदगी बेमतलब में बर्बाद होगी। फिर आप दूसरों को गाली देंगे, आप ये नहीं समझेंगे कि आपने अपने परेशानी को हकीकत में पकड़ा ही नहीं था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आगे भी आपको ऐसे ही कुछ जानकारियां देता रहूंगा। प्रैक्टिकल कुंडलियों को सामने रख के चीजों को समझा रहा हूं, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल कुंडलीज रियल लाइफ। हवा में बात करूं कि जुपिटर का ये और वो, तो आपको नहीं समझ में आएगा। इस कुंडली में मैंने आपको दिखा के समझाया है, इसलिए हमेशा हकीकत को समझिए, जिंदगी को समझिए, और जिंदगी ही हकीकत में कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी है। इस बात को भी यकीन रखिएगा। धन्यवाद।